माई सेल्फ मोनिका मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको, और ये है हमारा एक स्पेशल लेक्चर जो कि होने वाला है फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड। दीदी आप एग्जाम के बीच में क्यों बना रहे हो? बताती हूँ रुको। पहली बात तो माफ कर दो, कान पकड़ती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है और आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतनी आपकी हेल्प हुई एंड आई रियली फील सो ब्लेस्ड, सो ग्लैड। इसीलिए इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया था कि दीदी फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों ने इतना प्यार दिया और रिक्वेस्ट किया, इसीलिए अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं बिना रात को सोए ये प्रिपेयर किया मैंने और मैं बैठ गई आपको। ठीक है, इसीलिए मेरी शक्ल आपको भूत जैसी लग सकती है, पर थोड़ा सहन कर ले, क्योंकि इस वीडियो में आप ही के भलाई की बात होने वाली है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इसे मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, इसमें से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फटाफट से 2x में ये वीडियो देखना और उसके बाद ये जो पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पे जाके ये पीडीएफ मैं आज ही अभी पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी आवाज थोड़ी सी टूटी हुई है क्योंकि जुकाम हो रखा है, पर मैं आपको समझा दूंगी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। देखो ऑस्पी हर एक कॉलेज में अलग अलग टाइप का होता है। अगर आपको ऑस्पी के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए बता दो, अभी बताओ, मैं कल तक ला दूंगी। बट ऑस्पी इतना ज्यादा टफ होता नहीं है फार्माकोलॉजी में, आप सभी को पता है। एक ड्राइव होता है, उसमें ही सबको पढ़े के जाते हैं सब लोग और उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। पर जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइवा के रिगार्डिंग होते हैं, जैसे हमारे टाइम पे एक ही वाइवा हुआ था, पेपर 1 पेपर 2 का अलग से नहीं हुआ था, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो पहले वाले जो 4 है ना, जो रेड से लिखे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद पिंक वाले जो 4 है ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आते हैं ये जो 4 टॉपिक्स होते हैं, वो मैं कैसे पढ़ना है मैं वो भी बता देती हूँ। देखो सबसे पहले फार्माकोलॉजी पढ़ना बैठना है तो 3 चैप्टर दिमाग में गांठ बांध लो, ये पढ़ के जाना है। अगर ये 3 पढ़ लोगे तो बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और मेजॉरिटी क्वेश्चंस भी यहाँ से बन जाएंगे, जो कि है एंटीमाइक्रोबियल, एएनएस और जनरल फार्माकोलॉजी। जिन लोगों का मतलब एचओडी के पास वाइवा होता है उन्हें पता होता है कि मतलब वो लोग ज्यादा स्टैंडर्ड किताब से क्वेश्चन पूछते हैं और जनरल फार्माकोलॉजी से पूछते हैं, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड है, वो वही पार्ट फार्माकोलॉजी को आगे लेके जाता है। ठीक है, अभी फार्मा तो वैसे तो क्लिनिकल सब्जेक्ट ऐसा उतना एप्लीकेशन नहीं है, वैसे रिसर्च में है, पर हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। इसलिए जनरल फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट सारे थ्रू आउट एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट्स में आपको काम आएंगे। ये 3 पढ़ना है, एंटीमाइक्रोबियल, एएनएस एंड जनरल फार्माकोलॉजी। कहाँ से पढ़ा है तुमने? जहां से सारे पूरे साल पढ़ा है वहीं से पढ़ना है। अगर कोई नया मतलब नया स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, मैं उसको रिसोर्स भी बता दूंगी। ठीक है, अभी तुम अलग रिसोर्स मत पढ़ने जाना प्रैक्टिकल्स के पहले। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी कि बीटा ब्लॉकर वो वाले जो थे, एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर एंड एस्मा। अभी ये दीदी आप ये टॉपिक कहाँ से मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा। सुनो, जो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो हार्ट वाला चैप्टर है, वहां पे जो कार्डियक फेलियर यानी कि एक्यूट कार्डियक फेलियर या फिर एक्यूट कार्डियक अटैक एंड क्रॉनिक कार्डियक अटैक, उसमें कौन से ड्रग्स दिया जाता था, ABCD करके कुछ होता था ना, वो आपको याद रखना। अभी एस्थमा के रिगार्डिंग कौन सा सैल्ब्यूटामोल दिया जाता था, ये सब कुछ क्वेस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वो वही वाला पार्ट रटना है, वही क्लिनिकल सिनेरियो आपको एग्जामिनर पूछेगा, आपको जवाब दे देना है। समझ आ गया? ये 4 टॉपिक बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना अगर पास होना हो तो। अब थोड़ा सा अच्छा नंबर लाना हो तो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, रेनाल एंड डाययूरेटिक्स, ये टॉपिक मैंने यहाँ पे ना डाल के यहाँ पे दिया है, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। जब बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो एग्जामिनर पूछता है कि चलो डाययूरेटिक्स का नाम बता दो कोई, या फिर एसिटाजोलामाइड, या फिर जो लूप डाययूरेटिक्स होते हैं उनके नाम के बारे में पूछते हैं। उसके अलावा एनेस्थेसिया, ये टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स है, पर इसका वेटेज ज्यादा होता है। क्या होता है कि एक टॉपिक कितना बड़ा होता है डिवाइडेड बाय उसका कितना सारा उससे क्वेश्चन बनता है, इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे इसे क्लासिफाई किया है। इसके अलावा हेमाटोलॉजी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपको देखने को भी मिलेगा जब आप खैर मैं तो अभी मुझे भी इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, पर जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हमें ये बहुत एप्लीकेशन करने का मौका मिलेगा। ये मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था। ठीक है, अभी देखो आगे और जो 4 टॉपिक्स है, एक जीआई, एक कैंसर इम्यूनोसप्रेशन ड्रग, ये आखिर में ही पढ़ना है आपको ये 4, क्योंकि जीआई से वो क्या पूछेगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पूछेगा या फिर अलग से जीआरडी का रेजिम पूछेगा। इसके अलावा हार्मोनल ड्रग्स आपको पढ़ना है, इनफर्टिलिटी वाले जो हार्मोनल पिल्स होते हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड अब्यूज के बारे में, और ड्रग रेजिम्स ऑफ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर लाइक एस्थमा, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी दिया था, देखो एस्थमा। इसके अलावा डीकेएम यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इतना तो तुमको पता होना चाहिए। खैर अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। डीके, स्टेरॉइड्स के बारे में मैंने आपको यहाँ भी बताया, और ये हार्मोनल ड्रग्स के अंदर आता है। एनीमिया मैंने आपको हेमाटोलॉजी में बता दिया। ये टॉपिक्स, ये जो डिजीज है ना, ये वाले इसी सारे में आते हैं। पर क्योंकि मैं इसी एक चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर भी कौन से पार्ट में आपको ज्यादा फोकस करना है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके अलावा इमरजेंसी जो सिचुएशंस होते हैं, लाइक कोई पेशेंट आया जिसको हार्ट अटैक आया हो तो आप क्या करेंगे, एस्मा का कोई एक्यूट अटैक आया तो क्या करोगे, एपिलेप्सी का कोई प्रॉब्लम आया तो क्या करोगे, ये जो इमरजेंसी वाले टॉपिक्स होते हैं, सिटास एपिलेप्टिकस या फिर कोई
तो ऐसे ऐसे कोई भी मतलब ऐसे कोई ब्लीडिंग वाला पेशेंट आया हो जिसका ब्लीडिंग रुक नहीं रहा हो, या फिर एक्यूट माइग्रेन का पेशेंट आया हो, ऐसे कोई भी इमरजेंसी सा जो केस होते हैं या फिर ट्रॉमा में कुछ केस आया हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको वैसे सोचना है। देखो आई नो आप डरो मत, अभी इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीखो, क्योंकि अप्लाई नहीं कर पाओगे तो जब क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें आते हुए भी तुम आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए जितना पढ़ा है तुमने, बहुत पढ़ा है, उसको ही बस अप्लाई करो। इसके अलावा पॉइजनिंग का केस यानी कि एट्रोपिन पॉइजनिंग, और एक क्या होता था वो कमेंट करके बताओ। इसके अलावा डायबिटीज, डायबिटीज का तो हर कुछ इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन एंड डायबिटीज के रिलेटेड हार्मोनल जो ड्रग्स होते हैं उसमें ये डायबिटीज एंड थायराइड, ये दोनों पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा टीबी एंड लेप्रोसी, इसके रिजीम तो ऑस्पी में भी आते हैं, तुमको वाइवा में पूछते हैं। तो चलो बस यही था आज का लेक्चर। ये सारे टॉपिक्स, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे आके तो पढ़ते रहो। और कोई वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं माइक्रोबायोलॉजी का ऑस्पी के रिगार्डिंग ये वीडियो जल्द से जल्द बना देंगी, आज या फिर कल तक ये वो वीडियो आ जाएगा। आप तब तक के लिए ये पढ़ो। चलो फिर ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।